राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जहां युवक कांग्रेसियों के द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत जबलपुर से की जा रही है। इसी कड़ी में अंबेडकर चौक में युवक कांग्रेसियों के नेतृत्व में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें युवक कांग्रेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शामिल हुए, जहाँ सभी ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देखिए, युवा कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मशाल जुलूस यात्रा निकाला है। आज जबलपुर में मैं आया हूं और कल गुजरात जा रहा है। तमाम कोई भी ऐसे जिला नहीं छोड़ेंगे। इस देश का जनता को जागरूक करने का काम जो मोदी सरकार ने किस तरीके से एक अडानी को बचाने के लिए पूरा लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम कर रहा है, जो राहुल जी का सदस्यत्व को जो इलीगल तरीके से किस तरीके से 1 महीने समय दिया था जज ने अपील जाने के लिए, उसके अंदर जो इन लोग ने डिस्क्वालीफाई किया और इनका ही एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अमरेली से जो कचवेवाड़ी है, उनका 3 साल सजा हुआ था। वो भी एक दलित महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार किया था, तो उसके लिए एक अलग कानून मीन्स यहाँ 2 कानून है। सारे बीजेपी के लिए एक कानून, सारे अपोजिशन के लिए एक कानून। संसद से लेके सड़क तक म्यूट तंत्र चला रहे। संसद में कोई आवाज उठाएगा वहाँ माइक को म्यूट कर जाएगा। सड़क पे कोई आवाज उठाएगा उसका आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम सड़क पे उतरा है। ये कोई राहुल जी का सदस्यत्व बचाने का बात नहीं है, इस देश का लोकतंत्र को बचाने का बात है। इस देश का आत्मा है उसके अंदर, इस देश का पहचान लोकतंत्र है। इस देश का लोकतंत्र लाने में कांग्रेस का लाखों लोग त्याग खून बलिदान दिया है। इनका योगदान क्या है? इनको कोई इस संविधान के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। हम दोबारा इन लोगों के लिए किताब भेजने के लिए तैयार है। एक बार पढ़े कानून किस तरीके के, जो बीजेपी अमरेली एमपी के लिए एक कानून है, राहुल जी के लिए एक कानून है, बीजेपी एमएलए के लिए एक कानून है, तो इस पे क्लियर है। उनका वॉशिंग मशीन है ना, जो वॉशिंग पाउडर है, कोई करप्ट आदमी हो उसमें एक बार डाल के बाहर निकाल दो वो सफेद हो जाएगा। अडानी के लिए एक कानून, मेहुल चोकसी के लिए, ललित मोदी के लिए, इन सारे का ये कानून है। अपोजिशन नेता के लिए ये कानून है। इस देश में 2 कायर पैदा हुआ है। आज़ाद के जो पहले कायर जो पैदा हुआ, जो नाथूराम गोडसे है, जो वो महात्मा गांधी जी को हत्या किया और महात्मा गांधी जी का विचारधारा को इन लोग ने कभी हत्या नहीं कर पाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी राहुल जी का आज़ाद भारत के बाद जो कायर है, राहुल जी का जो सदस्यता डिस्क्वालीफाई करके वो दिखाना चाह रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी जी का विचार देगा और गांधी परिवार का त्याग बलिदान रहेगा। आप कितने भी करो, कोशिश करो, इस देश का जनता जवाब देने का काम, सबक सिखाने का काम करेगा। वो सड़क पे जवाब हम देंगे। कर्नाटक का जो चुनाव आने वाला है वहां इनको घर भेजने का काम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। आप कितने भी करो, हम डरेंगे नहीं है। आजाद के समय में इनका हिंदू महासभा, इनका आरएसएस महात्मा गांधी जी के नाम पे डरते थे। आज राहुल जी के नाम पे इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी आरएसएस वाले कांप रहे। क्यों? आज हमने यहाँ पे गोकलपुर वार्ड में स्थित सभी युवा भाइयों ने युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, जो विगत 6 महीनों से लगातार अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने पैदल यात्रा करके एक अपने देश को समझने की कोशिश की। आज उनके साथ जिस तरीके से लोकतंत्र में जो नहीं होना चाहिए वो अमित शाह और मोदी जी ने किया है, जिसके गुस्से में और जिसके एक क्रोध में आके हमने यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है। और हमारी मांग ये है कि अगर उनके साथ सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उनके साथ सही नहीं होता है तो युवक कांग्रेस लगातार ऐसे ही प्रदर्शन रोड पे करेगी।
पुतला भी आपको पुलिस ने जलाने दिया है, छीन लिया, क्या चाहते हैं? आपके सामने पुतला जलाया और हमने आज नरेंद्र मोदी जी को साड़ी पहन के पुतला जलाया है, क्योंकि उनकी हरकतें भी वही थी। नाम बताइए। अंकित मिश्रा। पुतला दहन युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया है। ये युवक कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जो इन लोगों के द्वारा आगे जा कर के विधायक जी के कार्यालय के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो इन लोगों को यहीं पर गोकलपुर में ही रोका गया। इनके द्वारा पुतला जलाने का असफल प्रयास किया गया है, जिसको हम लोगों द्वारा छीन लिया गया है। अपना ओला पीड़ित किसान भाइयों को मेरा आप सभी से आग्रह है कि मदद करने का। वैसे तो प्रशासन लगा हुआ है, लगभग 70,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। 64 करोड़ की राहत राशि अभी तक आ रही है और कुछ जगह 4-5 जिलों का अभी नहीं आया है। लेकिन प्रभारी मंत्री के नाते आप जिन जिलों में ओला गिरा है एक बार खुद आप चेक कर लें, जांच कर लें, इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है। किसानों की मदद करने में सर्वे के बारे में जानकारी लें, उसके बाद जैसे ही आपकी जानकारी आएगी हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम आयोजित करके सिंगल क्लिक के माध्यम से सारे जिलों में एक साथ राशि डालें ताकि किसानों को राहत मिल जाए। लेकिन ये पहला अभियान ऐसा जो जनता का अभियान बन गया और धड़ाधड़ ना तो सर्वर डाउन हुआ, कहीं छोटी मोटी दिक्कतें भी आए तो लोग पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के भर रहे हैं, सड़कों पर बैठ बैठ के भर रहे हैं। अब तक अपने 47,94,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लगभग 50% के आसपास 3 तारीख को ही पहुंच गए हैं ना। 4 तारीख को जो होगा वो अलग होगा। और आप सब भी महसूस कर रहे होंगे तो उत्साह है। कल बैतूल में सम्मेलन था, लाडली बहना सम्मेलन, तो एकदम हेड काउंट लगभग 1 लाख बहनें थी। मतलब बैतूल में उतनी बड़ी सभा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। एकदम उत्साह से भरे हुए थे। तो अपना ये अभियान कार्यकर्ता भी लगे हैं, कई जगह लगाने नहीं पड़ा, लोग ही लग गए, ये स्थिति बन गई। तो काफी बेहतर चल रहा है। मुझे लगा कि आपको पहले अपन सोच रहे थे 3-4 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें देखें, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक कुछ बचे ही नहीं जा रहा। एक अपना ओला पीड़ित किसान भाइयों को मेरा आप सबसे आग्रह मदद करने का। वैसे तो प्रशासन लगा हुआ है, लगभग 70,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, 64 करोड़ रुपया उसकी राहत की राशि अभी तक आ रही है और कुछ जगह 4-5 जिलों का आंकड़ा भी नहीं आया। लेकिन प्रभारी मंत्री के नाते आप जिन जिलों में ओले गिरे हैं एक बार खुद आप चेक कर लें, जांच लें, इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है किसानों की मदद करने में। तो सर्वे के बारे में जानकारी ले लें और उसके बाद जैसी आपकी जानकारी आएगी हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम आयोजित करके सिंगल क्लिक के माध्यम से सारे जिलों में एक साथ राशि डाल दें ताकि किसानों को राहत मिल जाए। दूसरी चीज इससे जुड़ी है कि फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल जाए, वो सुनिश्चित करना है। तो उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई है, ये RBC 6.4 में भी अपन ने 32,000 रुपया, अगर 50% से ज्यादा नुकसान है तो 32,000 रुपया हेक्टेयर किया है। शायद हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देते हैं। लेकिन इसके साथ फसल बीमा योजना का भी लाभ हम अपने किसानों को देंगे, तो फसल बीमा योजना वाली भी कार्रवाई अपनी पूरी हो जाए। लेकिन ये पहला अभियान ऐसा जो जनता का अभियान बन गया और धड़ाधड़ ना तो सर्वर डाउन हुआ, कहीं छोटी मोटी दिक्कतें भी आए तो लोग पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के भर रहे हैं, सड़कों पर बैठ बैठ के भर रहे हैं। अब तक अपने 47,94,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लगभग 50% के आसपास 3 तारीख को ही पहुंच गए हैं ना। 4 तारीख को जो होगा वो अलग होगा। और आप सब भी महसूस कर रहे होंगे तो उत्साह है। कल बैतूल में सम्मेलन था, लाडली बहना सम्मेलन, तो एकदम हेड काउंट लगभग 1 लाख बहनें थी। मतलब बैतूल में उतनी बड़ी सभा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। एकदम उत्साह से भरे हुए थे। तो अपना ये अभियान कार्यकर्ता भी लगे हैं, कई जगह लगाने नहीं पड़ा, लोग ही लग गए, ये स्थिति बन गई। तो काफी बेहतर चल रहा है।
मुझे लगा कि आपको पहले अपन सोच रहे थे 3-4 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें देखें, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव कुछ बचे ही नहीं जा रहा। ये आबकारी नीति में फैसला किया था अहाते बंद करने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अहाते शराब के सारे बंद हो गए हैं। कुल मिला के 2611 अहाते थे, ये 2611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। और जो 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आ रही थी, धर्म स्थल और स्कूल इत्यादि के, ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने आबकारी नीति में तय किया था उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर दिया। ये आबकारी नीति में फैसला किया था अहाते बंद करने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अहाते शराब के सारे बंद हो गए हैं। कुल मिला के 2611 अहाते थे, ये 2611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। और जो 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आ रही थी, धर्म स्थल और स्कूल इत्यादि के, ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने आबकारी नीति में तय किया था उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर दिया। ये आबकारी नीति में फैसला किया था अहाते बंद करने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अहाते शराब के सारे बंद हो गए हैं। कुल मिला के 2611 अहाते थे, ये 2611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। और जो 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आ रही थी, धर्म स्थल और स्कूल इत्यादि के, ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने आबकारी नीति में तय किया था उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर दिया। ये आबकारी नीति में फैसला किया था अहाते बंद करने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अहाते शराब के सारे बंद हो गए हैं। कुल मिला के 2611 अहाते थे, ये 2611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। और जो 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आ रही थी, धर्म स्थल और स्कूल इत्यादि के, ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने आबकारी नीति में तय किया था उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर दिया। लेकिन ये पहला अभियान ऐसा जो जनता का अभियान बन गया, और धड़ाधड़ ना तो सर्वर डाउन हुआ, कहीं छोटी मोटी दिक्कतें भी आए तो लोग पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के भर रहे हैं, सड़कों पे बैठ बैठ के भर रहे हैं। अब तक अपने 47,94,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लगभग 50% के आसपास 3 तारीख को ही पहुंच गए ना। 4 तारीख को जो होगा वो अलग होगा। और आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि उत्साह है। कल बैतूल में सम्मेलन था, लाडली बहना सम्मेलन, तो एकदम हेड काउंट लगभग 1 लाख बहनें थी। मतलब बैतूल में उतनी बड़ी सभा आज तक के इतिहास में कभी नहीं, एकदम उत्साह से भरे हुए थे। तो अपना ये अभियान कार्यकर्ता भी लगे हैं, कई जगह लगाने नहीं पड़ा, लोग ही लग गए, ये स्थिति बन गई। तो काफी बेहतर चल रहा है। मुझे लगा कि आपको पहले अपन सोच रहे थे 3-4 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें देखें, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव कुछ बचे ही नहीं जा रहा। ये आबकारी नीति में फैसला किया था अहाते बंद करने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अहाते शराब के सारे बंद हो गए हैं। कुल मिला के 2611 अहाते थे, ये 2611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। और जो 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आ रही थी, धर्म स्थल और स्कूल इत्यादि के, ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने
आबकारी नीति में तय किया था उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर दिया। लेकिन ये पहला अभियान ऐसा जो जनता का अभियान बन गया और धड़ाधड़ ना तो सर्वर डाउन हुआ, कहीं छोटी मोटी दिक्कतें भी आए तो लोग पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के भर रहे हैं, सड़कों पे बैठ बैठ के भर रहे हैं। अब तक अपने 47,94,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लगभग 50% के आसपास 3 तारीख को ही पहुंच गए ना, 4 तारीख को जो होगा वो अलग होगा। और आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि उत्साह है। कल बैतूल में सम्मेलन था, लाडली बहना सम्मेलन, और एकदम हेड काउंट लगभग 1 लाख बहनें थी। मतलब बैतूल में उतनी बड़ी सभा आज तक के इतिहास में कभी नहीं, एकदम उत्साह से भरे हुए थे। तो अपना ये अभियान कार्यकर्ता भी लगे हैं, कई जगह लगाने नहीं पड़ा, लोग ही लग गए, ये स्थिति बन गई। तो काफी बेहतर चल रहा है। मुझे लगा कि आपको पहले अपन सोच रहे थे 3-4 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें देखें, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक कुछ बचे ही नहीं जा रहा। स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा की हमारी सबसे छोटी इकाई है बूथ समिति से लेकर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। साथ ही में प्रत्येक बूथ पर भाजपा के हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष दीवार लेखन करेंगे, जिले के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सबसे छोटी हमारी इकाई है, बूथ पर बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा जी का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा और साथ में ही प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दीवार लेखन करेंगे। तो प्रदेश के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, जिले के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, मंडल का अध्यक्ष भी करेगा, शक्ति केंद्र का संयोजक भी करेगा और बूथ का अध्यक्ष भी और बूथ के कार्यकर्ता भी उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन का काम 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण के अभियान में लगी है और मुझे ये बताने में गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल बूथ और जो हमारा अभी अभियान चल रहा है, अब कांग्रेस के दिग्गज संभालेंगे जमीन मोर्चा। कांग्रेस के दिग्गजों को फील्ड पर सक्रियता बनाने के निर्देश। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता अब उतरेंगे फील्ड पर। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान, बैठक में हुआ फैसला, सभी नेता अब फील्ड में आएंगे और काम करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया, बयान में तो सही साबित होता है, अभी तक कांग्रेसी नेता फील्ड पर उतरा ही नहीं है। वैसे तो कोरोना में नेता जमीन पर उतर नहीं, बाढ़ में या नेता पीड़ितों के बीच पहुंच नहीं, ओला पाल में कांग्रेस नेता किसानों के बीच पहुंचे नहीं। अब हर वरिष्ठ नेता फील्ड में दिखेगा, अब मेहनत करेगा और सरकार बनाने के लिए पूरे प्रयत्न करेगा। अब क्या होता, मतलब अभी तक नहीं थे, ये उनकी बात से सिद्ध हो गया। दूसरी बात ये सिद्ध हो गई कि
वो सिर्फ सत्ता को राजनीति करते हैं, सेवा को नहीं करते। तीसरा, कोरोना काल में देखिए अगर सेवा को करते होते, बाढ़ में जनता के बीच में कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिखे? पूरे कोरोना काल में एक अस्पताल में कहीं अनाज बांटते हुए बस्ती में कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी नहीं दिखे, अब दिखेंगे। मतलब आप सत्ता की राजनीति करते हैं और सत्ता की फसल काटने के लिए आप अब जा रहे हो। अभी ओले गिरे, कहीं नहीं गए कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी ओले में, पाले में, बाढ़ में, पानी में, कोरोना में, कहीं नहीं जाना। वोट आते ही, चुनाव आते ही जनता के बीच जाना। जनता को आप इतना ना समझते हो कि इनकी कारगुजारियों को समझेगी नहीं। आपने कमलनाथ जी को कहा एक्सीडेंटल नेता है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर नेता वो एक्सीडेंटल नेता है तो 35-40 साल से वो चुनाव क्यों जीत रहे हैं? हम भी जीत रहे हैं 35 साल 40 साल से, गोविंद सिंह जी भी जीत रहे हैं। ये अलग विषय है, चुनाव जीतना, सेवा करना अलग विषय है, दोनों मिल नहीं सकते। मध्य प्रदेश में सरकारी वाहनों के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई लुटाई जा रही है। शासन के नियमों को और प्रावधानों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा सरकार के मंत्रियों का स्टाफ और उनके विभागों के अधिकारी को मिले प्राइवेट वाहनों पर नियम विरुद्ध तरीके से हर माह लाखों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज में विशेष सहयोग मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन के इनोवा क्रमांक MP 04 BC 5587 का भुगतान 90,355 रुपये एक माह में किया गया, जबकि एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा है और दूसरी फॉर्च्यून वाहन शामिल है। ये एक कार्यपालन यंत्री है भोपाल में जल संसाधन की, वो 27,500 रुपए में डीजल वाहन चला रहे हैं, चालक सहित 27,500 में। वहीं एक और कार्यपालन यंत्री है साहब भोपाल में, वो 54,000 रुपए देंगे गाड़ी का पेमेंट। ये 54,000 का बिल है। आप क्यों देंगे 54,000 रुपए? आप भी 27,500 का पेमेंट करिए। जब आपकी डेजिग्नेशन एक है, आपका वेतनमान एक होगा। भाई आप PHE के हो, वो PWD के हैं, उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क तो है नहीं, पर इसमें भी राशियों का फर्क है। अब मैं आपको एक बिल दिखाता हूं। MP 04 BC 6074, ये 59,000 रुपए किराया है। अब इसका इन्होंने 2500 तो इन्होंने चलाया, 2,000 चलाया किस पे? जो मंथली लिया उस पे, और एक्स्ट्रा वाहन कितना चला दिया? 4,890 किलोमीटर, और जिसका भुगतान कितना लिख दिया? 78,240 रुपए। और इस बिल में जो पेमेंट होता है वो होता है 1,37,668 रुपए पर एक महीने का बिल है। 1,64,000 9 8 12। यही आप दूसरा बिल देखिए, 1,14,000 रुपए का। आप 84,000 रुपए गाड़ी का भाड़ा दे रहे हैं उनको, फिर आपने एक्स्ट्रा किलोमीटर चला ली 1537, इसका आपने 19 रुपए से पेमेंट कर दिया। 19 रुपए से पेमेंट किया तो वो पेमेंट हो गया 29,991, और 1,14,000 रुपए आपने पेमेंट कर दिया। भैया 1,14,000 पेमेंट करोगे एक महीने में, 1,39,000 पेमेंट करोगे एक महीने में, तो गाड़ी की कीमत तो आपने उसको वापस दे दी। ये गाड़ियां हैं किसकी? अब जब हमने इसकी ITO की साइड में गए तो ये गाड़ियां प्राइवेट नंबरों के नाम पर निकल के आ रही हैं, क्योंकि हमने उसका प्रिंट निकालना चाहा, पर वो प्रिंट में लिख के आ रहा है वेबसाइट पे कि ये आप ITO साइट के अलावा कहीं उपयोग नहीं कर सकते, तो हमने उसका प्रिंट नहीं निकाला। आप गाड़ी नंबर मैंने सब में दिए हुए हैं प्रेस नोट में, आप उसमें सर्च करेंगे तो सारे गाड़ी नंबर निकल कर आएंगे। फिर इसके बाद PWD में कार्यपालन यंत्री का एक गाड़ी लगती है इनोवा, जिसका पेमेंट वो करते हैं 47,245 रुपए का। वही जल संसाधन का कार्यपालन यंत्री 27,500 रुपए में घूम रहा है। जबलपुर में PHE का अधीक्षण यंत्री 27,000 का बिल दे रहा है, और वहीं ये 47,000 का विदाउट डीजल। इसमें डीजल इंक्लूड नहीं है। मैं डीजल के आप लोगों को बिल दिखाऊंगा तो आप लोग सोचोगे ये क्या कर रहे हैं। 70,000 रुपए महीने के डीजल के बिल हैं इनके। मेरे पास कॉपी आ गई, ये रखी है, ये इसमें सारे डीजल के बिल है, क्योंकि कॉपी बहुत सारे दस्तावेज बहुत है, तो अभी हम उसमें भी बात करेंगे और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो ये 2 विभागों का मामला है। आप बताइए कि अगर आपने एक साल में पेमेंट करा तो आपने 20 लाख रुपए किन गाड़ी वालों को दिए हैं? वो गाड़ी नंबर की जांच है, वो गाड़ियां किसकी हैं
और टैक्सी कोटे की नहीं है और प्राइवेट नंबर पे अगर आपने गाड़ी लगा ली है और भुगतान करा है तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जिनकी गाड़ियों पे FIR और राजस्व की वसूली, टैक्स चोरी का भी मामला बनना चाहिए। क्योंकि जब नियम है कि आप सरकारी ऑफिस में टैक्सी वाहन लगाओगे, और ऐसा नहीं है, और भी बिल है हमारे पास जो बाकायदा पेमेंट कर रहे हैं। हम इसमें सबको गलत नहीं बोलते, हम ये बोल रहे हैं कि और भी ट्रेवल्स वाले लोग हैं बेचारे, अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, पर ये किसकी मोनोपल्ली चल रही है, किसको ये ओबलाइज कर रहे हैं? कौन है ये लोग जिनको एक सवा लाख रुपए महीने का भुगतान हो रहा है? ये तो 4 बिल हमने मांगे तो 4 बिल में सामने आया। अभी आप साल भर का मांगेंगे तो न जाने कितने और बिल इनके सामने आएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि इस पूरे मामले में हमने बहुत डीपली जाकर के गाड़ी को नंबर को भी ट्रेस किया, किस नाम से है, किसकी है। इसके बाद हमारा इसमें जो आरोप है वो भी क्लियर है कि भाई जब पात्रता नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको पे ग्रेड के हिसाब से पात्रता है, ये सर्कुलर है, हम आपको सर्कुलर की कॉपी भी देंगे। इस सर्कुलर में ये पे ग्रेड डिसाइड है कि 3 लाख 3.5 लाख तक के ये 5400 और 6600 में जो पात्रता इसमें निर्धारित की जाती है 3.5 लाख एक लिखी है। फिर 7600 वाले में 4 लाख 4.25 लाख लिखी हुई है। 8700 से 8900 के पे ग्रेड के अंदर 6.5 लाख और 10 लाख से इधर तक में उच्चतम तक में 7.5 लाख तक की ये जो सर्कुलर है वो सर्कुलर बोल रहा है। पर इनके द्वारा लगातार जो है अपने लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार है, जिसकी हम अभी तो स्टेट की एजेंसियों से उम्मीद करते हैं कि वो जांच करेंगी और दोषियों पे कार्रवाई करेंगी। और हमारे द्वारा EOW को एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हम एक शिकायत करी थी EOW को, और EOW ने PWDPS को चिट्ठी भी लिख दी है। ये वो चिट्ठी की कॉपी है भैया, ये चिट्ठी लिख गई है 6/2/23 को। हमने शिकायत करी EOW को, तो उन्होंने PS से परमिशन मांगी है, पर प्रमुख सचिव डिपार्टमेंट ने आज तक EOW के लिख के नहीं दिए जांच करो कि मत करो, क्योंकि शायद JD का कोई नियम ऐसा बन गया है कि आपको पहले एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि जांच चालू करें कि नहीं करें। तो उन्होंने हमको कॉपी दे दी। अभी हमने PS से भी बोला कि भाई जांच करिए, तो कहीं से कोई उम्मीद दिख नहीं रही कि जांच वो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने लोग कहीं उपकृत हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर महालेखाकार से भी हमने शिकायत करी ऑडिट में कि इसकी जांच करी जाए, उसकी भी कॉपी हमारे पास है, जिसमें हमने ये ग्वालियर महालेखाकार को लिखा था। मध्य प्रदेश के अंदर एक पिछले लंबे समय से शासकीय वाहनों का उपयोग न कर निजी वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, और निजी वाहनों के नाम पर जिस तरह की लूट खसोट मध्य प्रदेश में हो रही है, मैं समझता हूं कि इतना भ्रष्टाचार है कि आपको आश्चर्य होगा कि शासकीय नियम कुछ और हैं, उसी कार्यालय में एक गाड़ी की कीमत कुछ और है, उसी कार्यालय में दूसरी गाड़ी की कीमत और है। 50-60 हज़ार रुपया महीना सिर्फ रखरखाव के नाम पे दिए जाते हैं, और गाड़ी का पेट्रोल डीजल अलग दिया जाता है। लाखों रुपए महीने की गाड़ियों का किराया खर्चा के नाम किया जाता है, और गाड़ियां सब निजी होती हैं। मंत्रियों की या अधिकारियों के रिश्तेदारों की गाड़ियां होती हैं, उन्हें लगाई जाती हैं, जबकि नियम यह कहता है कि जो एग्रीमेंट है वो टैक्सी कोटे का होना चाहिए। जो लोग टैक्सी का व्यवसाय करते हैं, जो टैक्सी का टैक्स चुकाते हैं, उनकी सेवाएं दिए जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहचान कर चिन्हित कर करके लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है, और ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में लाखों रुपए क्या करोड़ रुपए का घोटाला मध्य प्रदेश की राजधानी अकेले में ही कई डिपार्टमेंट में आया है। अगर आप पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो शायद पता नहीं 50-100 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर का मामला पहुंचेगा एक साल के अंदर। वास्तविकता यह है कि गाड़ी की पात्रता है अधिकारी को 7.5 लाख रुपए की, वो 20 लाख रुपए की गाड़ी लेकर घूम रहा है। उसी ऑफिस के अंदर एक जगह पे 9 रुपए 99 मान 10 रुपए किलोमीटर का रेट तय है, दूसरी जगह 19.50 पैसे करते हैं। ये सब क्या है? ये इसकी आखिर जांच क्यों नहीं हो रही? इसके लिए जनता की गाड़े पसीने की कमाई को इस तरह से लुटाने का, बर्बाद करने का क्या अधिकार है? मध्य प्रदेश के मंत्री हों, उनके मंत्रियों के बंगलों में 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई है कि आप अपने सचिव के नाम पे खड़ी है, सचिव के नाम पे खड़ी है, तो किसी अधिकारी के नाम पे खड़ी है, उनके परिवार के लोग घूम रहे हैं। आप देखिए मैक्सिमम जगह पर प्राइवेट कारों को पहचान भी नहीं पाते कि किसके पास लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, और सबका भुगतान हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर हमारे RTI के जो प्रदेश अध्यक्ष है पुरी टंडन जी,
इन्होंने RTI में जानकारी निकाली है कि एग्रीमेंट क्या है, नियम क्या है और किस विभाग में कितनी कितनी स्थिति है। यहाँ तक स्थिति बनती है कि 1 साल का जो किराया दिया गया, भाड़ा दिया गया है, उसमें गाड़ी की कीमत निकल के आ जाती है। उतने में नई गाड़ी खरीद में आया, इतने रुपये का ये लोग भुगतान करते हैं। इससे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। अधिकारियों का, मंत्रियों का, राजनेताओं की मिलीभगत है। हमने इसके लिए आज पत्रकार माध्यम से आपके द्वारा चाहते हैं कि इसकी विधिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, EWS हो। इसका पूरा विवरण जो है हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई पुरी टंडन जी अब आपको विस्तार से बताएंगे। अब ये मोना जैन क्या है, कोई कंपनी है, संस्था है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ अशोक गार्डन एड्रेस लिखा हुआ है। उस पर किराया फिक्स है उनका 59,448 और एक्स्ट्रा गाड़ी चली 78,000, तो टोटल 1,37,000 का बिल बन गया। तो इंडियन आदमी को 1,37,000 का बिल हो सकता है क्या? ये मोना जैन कौन है, गाड़ी क्या है, ये सब हो गया। फिर दूसरा उनका 1,14,000 का दूसरा बड़ा शानदार कंपनी है श्रीमती अंजू त्रिपाठी ट्रेवल्स, ना रजिस्टर्ड है, ना प्रोप्राइटर है, ना पार्टनरशिप है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये मिली भगत जो है, ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके लिए हमने EWS से और आपके लोकायुक्त से मांग की है। अब शुक्ला टूर एंड ट्रेवल्स, कौन शुक्ला, कहाँ के क्या एड्रेस लिखे हुए हैं, ये संस्थाएं रजिस्टर्ड नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, कंपनियां नहीं है, इससे बनाए हुए लोगों के फर्जी बिल है और गाड़ियां चल रही हैं, नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, तो इसकी एक बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए। टैक्सी जंक्शन, कोई मालूम पड़ सकता क्या होता है टैक्सी जंक्शन, ना कोई संस्था रजिस्टर्ड है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना किस तरह का उसका कार्यालय का कोई पंजीयन वो है। इससे सबसे ये लगता है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश में टैक्सियों के नाम पर, प्राइवेट निजी वाहनों के नाम पर लूट खसोट मची हुई है। अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा अपने अपने परिचितों की गाड़ियों को फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, जो करोड़ों का घोटाला है। इसके लिए हमने जांच की मांग की है और आपसे निवेदन करते हैं इस मामले पे कम से कम इस बात का सहयोग करें कि मध्य प्रदेश शासन की इसके द्वारा जांच कराने के लिए बात होना पड़े। धन्यवाद। जहां एक और पवित्र माह रमजान के मुबारक मौके पर शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में और रोजेदार भी रोजे अदा कर खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो वहीं शहर भर में उनके लिए सामूहिक रोजा अफ्तारी कार्यक्रम का आयोजन भी जारी है। इसी क्रम में जबलपुर के रानी तलाई दरगाह में विधायक विनय सक्सेना द्वारा 10 रोजे 1 माह किया गया है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश मुफ्ती आजम कार्यक्रम में मौजूद शिरकत में सामूहिक रोजा अफ्तारी का आयोजन किया। थोड़ा सा आगे हाथ देकर जो प्लेट है यहाँ पर ना आई हो, यहाँ पर जल्द से जल्द प्लेटें मंगाने का काम कर रहा है भाई। बहुत कम समय है, खत्म आगे वहाँ और जल्द से जल्द बैठने का पहुँचे और बैठ जाए। हमारे बहुत जो फोटो सेशन हो गया साथियों, दूसरों को मौका दे रहे, आप लोग भी बैठ जाए। आज रानी ताल ईदगाह में सभी शहर के जिम्मेदार लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के साथ और सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पे रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया था और सभी ने मिलजुल के एक साथ ना सिर्फ रोज़ा अफ्तार खोला बल्कि देश के लिए, शहर के लिए, अमन चैन के लिए दुआ भी की है। इस मौके पे हमारे मौलाना साहब की उपस्थिति ने सबका गौरव बढ़ाया है और उन्होंने भी अमन चैन के लिए दुआ की है। इस मौके पे सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ और इसी तरह शहर की जो तहजीब है गंगा जमनी एक दूसरे के जाति धर्म के साथ मिलजुल के त्यौहार मनाने की, ये हमेशा अमन चैन कायम रहे, ऐसी ऊपर वाले से ईश्वर से प्रार्थना करें। आज 10वें रोज़े के मौके पर उत्तर मध्य के विधायक भाई विनय सक्सेना जी के द्वारा ईदगाह कला रानी ताल में 10वां रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया। इस रोज़ा अफ्तार की सरपरस्ती मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हामिद मियाँ सिद्दीकी साहब ने फरमाई और इसकी क़यादत नायब मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मुसाहिद काजी साहब ने फरमाई। उत्तर मध्य के क्षेत्र के सभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर उपस्थित होकर रमज़ान मुबारक के रोज़ा अफ्तार में शामिल हुए और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में, इस प्रदेश में, इस शहर में अमन व अमान बना रहे और आप सभी को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद।
चुनाव आयोग के कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान कर सकता है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक दलों में मतदाताओं और जीत के मायने तलाश में को लेकर कश्मकश शुरू हो गई है। IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति को अपना भविष्य बताने वाले डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने भी वास्तविक भारत पार्टी बनकर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी उद्देश्य को लेकर पार्टी ने 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश का प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। राजनीति में वास्तविक भारत पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा और किस एजेंडे के तहत चुनाव मैदान में जाएंगे। वास्तविक भारत पार्टी द्वारा जो 9 तारीख को राष्ट्रीय लेवल का अधिवेशन यहाँ पे रखा जा रहा है, किस प्रकार का अधिवेशन है, क्या उद्देश्य है इस अधिवेशन का? वास्तविक भारत पार्टी का 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश भोपाल में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक और पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्रा जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी और विधानसभा और जिलाध्यक्ष और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सभी पार्टी के उपस्थित रहेंगे और आने वाले सरकार से हम कैसे लड़ें उन चीज़ों को लेकर हमारा विचार मंच चलेगा और पार्टी का शंखनाद भी चुनाव का 9 तारीख से ही होगा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की आज जो स्थिति है, आज शिक्षित वर्ग युवा धरने पर बैठा है, शिक्षित बेरोजगार शराब के ठेके पे। आज मध्य प्रदेश में भूमाफिया भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको लेकर वास्तविक भारत पार्टी मैदान में और 9 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा इसका शंखनाद है। हम लगातार शिक्षित बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। आज मध्य प्रदेश में जाति और धर्म को लेकर राजनीति चल रही है, लेकिन वास्तविक भारत पार्टी जाति और धर्म को न लेकर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि आज मध्य प्रदेश भूखमरी की कंगार पे है। यहाँ शिक्षित बेरोजगार युवा, शिक्षित महिलाएं जिस प्रदेश की धरने पे बैठी हों, अपने अधिकार के लिए मुंडन कराएं, तो कितनी शर्म की बात है। इसको लेकर वास्तविक भारत पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है कि हम शिक्षित बेरोजगारों को मध्य प्रदेश की राजनीति में खड़ा करना और हम खड़ा करके मध्य प्रदेश को विकसित और रोजगार और शिक्षित प्रदेश बनाना चाहते हैं। यह वास्तविक भारत पार्टी का सपना है। उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में घर घर तक वास्तविक भारत पार्टी पहुंचेगी। वास्तविक पार्टी की तरफ से एक अधिवेशन बुलाया जा रहा है, क्या है इस पूरे कार्यक्रम की पूरी देखा? देखिए, नवंबर में जब पार्टी की शुरुआत हुई तो उसके बाद से लगातार ऐसा कभी समय आया नहीं कि जहां पर सभी कार्यकर्ता एक साथ आपस में जुड़ सकें, सब एक दूसरे को पहचान सकें, सबका आपसी मिलाव हो सके। तो पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने ये तय किया कि सभी का आपसी एक मिलाव हो सके, सब एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, परिचय हो सके सभी का, और सभी अपने अपने क्षेत्र पर जिस तरीके से एक्टिव कर रहे हैं सभी की रणनीतियाँ एक दूसरे के पास तक पहुँचें और क्षेत्र को कैसे जागरूक और सफल बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा हो। तो क्या एजेंडा 2023 में विधानसभा चुनाव है, पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा और कितने पार्टियों पर कितने सीटों पर ये लड़ने जा रही है? देखिए, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि पार्टी का एजेंडा क्या होगा, विचारधारा क्या होगी। एक विचारधारा से ये समाज को चलाना मुश्किल है। विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबकी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो एक किसी विचारधारा से इसको चलाना संभव है नहीं। हमारा केवल उद्देश्य ये है कि आम जनमानस को लेकर के जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, वो चीज़ें कैसे सुचारू रूप से उन तक पहुँचाया जा सकता है, इस पर हमारा फोकस है। और केवल यही हमारी विचारधारा है कि जनमानस को बहुत संबल बनाना है। ये फ्री में देना कि ये भी फ्री दे दो, वो भी फ्री दे दो, बिल्कुल फ्री की राजनीति नहीं करनी। हम जनमानस को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि 70 रुपये किलो भी गेहूँ हो, 100 रुपये किलो भी गेहूँ हो, तो अधिकार के साथ जा करके अपने खरीद सकें और खा सकें। किसी के ऊपर उन्हें निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। ग्रामीण स्तर के अंचल के व्यक्ति को जब किसी की गुलामी करने के लिए 2000 की, 5000 की, 10,000 की नौकरी करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इस तरीके से कुछ समाज को डिजाइन करना चाहते हैं। चूँकि
बात आती है चुनाव की, क्योंकि किसी भी पार्टी का अस्तित्व जब तक वो चुनाव नहीं लड़ती तब तक उसका भी अस्तित्व नहीं होता। क्या 2023 के चुनाव में पार्टी किसी के साथ गठबंधन भी करेगी क्या? देखिए, गठबंधन अभी से किसी चीज़ को तय नहीं किया जा सकता, भविष्य के गर्भ में क्या है, और ना पार्टी बनाते समय ये कभी उद्देश्य रहा होगा। यदि गठबंधन होता तो हमारे जो वरिष्ठ अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर भरत मोती मिश्रा, उनके पास बहुत सारे ऑफर थे। बहुत लोगों ने पहले से भी उन्हें कहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। यदि उद्देश्य हमारा पहले से होता कि किसी के साथ गठबंधन में आकर के केवल चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आपको स्पष्ट बताते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर इस बात को स्थापित कर देना कि अच्छे व्यक्तियों को चुनना वो सीख जाएं। और मैं तो ये तक कहता हूँ, बतौर पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं इस बात का कहता हूँ कि जिस पार्टी के पास भी अच्छा कैंडिडेट होगा, यदि लोग अच्छे हैं, लोगों के लिए हित में कार्य करने होंगे, तो पार्टी उसके साथ भी खड़ी रहेगी, उसमें कोई रेस की बात नहीं है। मगर अभी हम 230 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें किसी तरीके का कोई विलय और कोई गठबंधन नहीं। आने वाला जो समय है, ग्राम पंचायत कोडिया का मामला बिना बहस डाले बिना किया गया पुलिया। डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत बाजाग अंतर्गत ग्राम पंचायत कोडिया के नर्मदा रोड पर ग्राम पंचायत द्वारा 8,34,000 रुपये से पुलिया का निर्माण कराया गया है, जो कि बिल्कुल ही गुणवत्ताहीन बनाया गया है ग्रामीणों द्वारा। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाजाग के द्वारा जिला पंचायत को जांच के लिए लेटर लिखा गया, जिसकी जांच होना चाहिए, फिर भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई, जबकि इस पुलिया की खबर लगातार चैनलों पे और पेपरों में प्रकाशित हो रही है। क्या नाम है आपका और ये कौन सी गाँव है, कौन सी ग्राम पंचायत है ये? मेरा नाम हरिराम, ग्राम कौड़िया, दरमंदा टोला से हूँ। यहाँ पे पुलिया का निर्माण कार्य हुआ था, वो पुलिया में सर जी ये बेस नहीं डला है, नीचे थोड़ा 1 इंच है वहाँ। नहीं तो बिगर उसमें देखा जा रहा है कि बिगर बेस के उन्होंने पुलिया बना दी। आप लोग गांव के हो और उसी रोड में आपको उसी पुल में चलना है, आप लोग उनसे बोले नहीं? नहीं, उसको नहीं बोल पाए सर जी। ये कौन बनाया है ये? उसको ग्राम पंचायत सरपंच सचिव? हाँ, ग्राम पंचायत से सरपंच बनाया है, सचिव। तो ऐसे में तो बरसात में पूरा भसक जाएगा सर जी। भसक जाएगा जी, वो रोड मतलब पुल चल ही नहीं पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या चाहते हैं आप? आपको बनवाने चाहते हैं, अच्छे से बनना चाहिए। ना भाई, जो बन रहे तो कभी उपयंत्री आया है यहाँ पे? ये पता नहीं सर जी, मतलब उपयंत्री नहीं आया है, इसलिए वो ऐसा काम वैसा है हुआ है। उपयंत्री आ जाते तो अच्छे से बन जाता। एक कवड़िया का मामला आया था जिसमें बिगर बेस डाले पुलिया बना दिया गया था, जिसके खबर प्रकाशित हुई थी अभी बीच में, उसके बावजूद भी अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हाँ, ये मामला बजाग विकास खंड के खैरगहना ग्राम पंचायत की कौड़िया का मामला सामने आया है। माई टोला का जो बन रहा है पुलिया निर्माण, जो उसमें घटिया निर्माण हुई है, बेस डला नहीं है, तो इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी जांच के लिए लिखा है। तो उसमें मैं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दूंगा और ज्ञापन के माध्यम से करूंगा कि इसकी जांच हो और जो घटिया पुलिया निर्माण किया गया है इसका पेमेंट रोक दिया जाए, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तो जो भी उसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।